आज का सेशन में शुरुआत करेंगे हम चतुर्भुज और वृत्त के कॉन्सेप्ट को समझना। किसको समझना है? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है सर्कल? इसे कहते हैं जो चार हिस्सों से घिरा होगा। जैसे तीन आकृतियों से, तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते थे? त्रिभुज। वैसे चार आकृतियों से, चार साइडों से, चारों ओर से घिरे हुए आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहला सवाल यहीं से आता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला सवाल आएगा चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो बताओ कितने विकर्ण होंगे? दो विकर्ण। त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? एक ही विकर्ण होगा। राइट, आई एम राइट, एक ही विकर्ण। क्यों भाई, बता कितना विकर्ण? अच्छा, मतलब मैं जितना बोलूंगा वही सही है। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है, इसीलिए है? अरे भाई, वो त्रिभुज का विकर्ण थोड़ी रेखा है। अरे तुम लोग कुछ कहीं भी खींच दो। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण रेखा नहीं होती है। सम्मुख शीर्ष पर खींची गई रेखा को विकर्ण कहते हैं। उसमें सम्मुख शीर्ष कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण रेखाएं नहीं होती है। एक सवाल बन जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि त्रिभुज में कितने विकर्ण रेखा है? तो शून्य, कहीं नहीं। तो विकर्ण रेखा की शुरुआत होती है चतुर्भुज से। कहां से शुरुआत होती है? तो यहां पर अब हम पढ़ेंगे विकर्ण रेखाओं की संख्या। त्रिभुज में क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि होता ही नहीं। अब यहां से शुरू करेंगे हम विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या यहाँ पर कितनी है फिलहाल चतुर्भुज में? एक डी ओ बी और ए ओ सी, दो विकर्ण रेखा है चतुर्भुज में। तो वैसे बहुत सारे भुजा दे देगा तो विकर्णों की संख्या पूछेगा। तो ये बताओ, तीन भुजाओं को लेकर विकर्ण बना सकते हैं? नहीं। कितने भुजा को लेकर विकर्ण बनाएंगे? तो इसके फार्मूला में -3 रहेगा, ध्यान रखना। मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आएगा सब। अभी विकर्ण दिख रहा है तो बात हो गई थोड़ी सी। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होंगे? चार। जैसे त्रिभुज में कितने शीर्ष थे? 3, वैसे चतुर्भुज में कितने शीर्ष? और इनकी भुजाओं को ए बी बी सी सी डी और डी ए नाम से दिया जाएगा, नामकरण। अब इसमें कितने विकर्ण होते? पहले बात कर लिया, दो विकर्ण। विकर्ण का नाम ए से लेकर सी और बी से लेकर डी। क्लियर हो गया? अब इसी में बात करेंगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चारों इंटरनल एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चारों इंटरनल एंगल का जो कोण होगा योग, वो 360 होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक कोणों का योग 180। वैसे ही चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360। क्लियर हो गया? अब बाह्य कोणों का योग कितना होगा? वो भी 360। तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कुछ भी हो, सबका बाह्य कोणों का योग कितना होगा? हमेशा 360 ही होगा। आंतरिक कोण चेंज होता है, बाह्य कोण चेंज नहीं होता। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? ए बी बी सी सी डी, ये चार क्रमागत भुजाएं, तो पहले ही बोल दिया भुजा। आइए, वर्ग। चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार हैं? तो हमने इसको एरिया में एक बार पढ़ के आया है, लेकिन एरिया में हम उसके क्षेत्रफल क्या है, उसके परिमाप क्या है, उसके कर्ण कैसे निकालते ये देख रहे थे। हम यहाँ पर इसके एंगल कैसे बनते हैं, इनके साइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों को देखेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये चीज को देखेंगे। यहां से सवाल आपके पेपर में बहुत आता है कि भाई वर्ग का विकर्ण निम्नलिखित में से किस कंडीशन पर और क्या क्या होता है। ठीक है ना? तो इनके हम एंगल्स को देखेंगे, कहां कहां क्या क्या एंगल बनता है। ठीक है, तो स्क्वायर होता है, वर्ग जो होता है उसमें कितने भुजाएं होंगे? 4। क्योंकि इसमें चतुर्भुज नाम नहीं लिखा है ना, पीछे कहां लिखा है चतुर्भुज, खाली वर्ग लिखा है। तो वर्ग में कितने भुजाएं होंगी? 4, और चारों के चार समान भुजा होंगे। वर्ग में दो विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? दो विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्से में यहां पर भी काटेंगे। ठीक है, दो विकर्ण एक दूसरे को किस हिस्से में काटेंगे? बराबर बराबर। दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर काट देंगे। मतलब ये कह रहा हूं, ओ से लेकर बी, ओ से लेकर डी बराबर होगा, ओ से लेकर ए, ओ से लेकर सी सब बराबर होगा। क्योंकि चारों भुजा बराबर है तो विकर्ण भी आधा आधा कटेंगे, बराबर कटेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे बोल रहा है सभी भुजाएं समान होती है। तो पहले ही बता दिया कि भाई वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है? समान। वर्ग के प्रत्येक संगत कोण, संगत भुजाओं के बीच, संगत भुजा बोलते हैं ना, विपरीत भुजा नहीं बोलते। विपरीत भुजा है ही नहीं कहीं पर। यहाँ संगत भुजा है, जैसे ए बी और ए डी, ये संगत भुजा है क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट में आके जुड़े हैं। करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग ये क्या है? साइड है। संगत भुजाओं के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये ध्यान रखना। तो ये 90
तो ये 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो 4 बार 90 मतलब आंतरिक कोणों का योग कितना हुआ फिर, और सेटिस्फाई कर रहा है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, चाहे दिखे कैसे भी हो। ये वर्ग रूप में है तो भी 360 ही हो रहा है। क्लियर हो गया। कितने विकर्ण होते हैं यहाँ पर भी, 2, ध्यान रखिएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में विभाजित करता है, बराबर बराबर भाग में विभाजित करता है, ठीक है। ये तो पढ़ लियो, क्या ही बताएं। आ जाओ, आयत। आयत किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन इनके संगत भुजाओं का भी कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री ही होता है। कितने डिग्री होता है, यहाँ पर भी 2 विकर्ण होता है। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। आयत में आमने सामने की दोनों भुजाएं समान और समांतर होती हैं। आमने सामने की दोनों भुजाएं जितना डिस्टेंस की होगी सेम होगी, और साथ ही साथ वो क्या होगी, समांतर भी होगी। डिस्टेंस समान होने के साथ साथ समांतर पैरेलल भी होगा। ये आमने सामने ये दोनों हो गए, आमने सामने ये दोनों। क्लियर हो गया। और कुछ कारण और कुछ नाम तो है नहीं यहाँ पर। पैरेलल लाइन को किससे दर्शाते हैं, बताया था ना, 2 खड़ी लकीर। कौन सा खड़ी लकीर, 2 खड़ी लकीर, ये वाला, ये 2 दिख रहा है ना, AB पैरेलल CD और BC पैरेलल DA। ये ऐसा लिखा हुआ है, मतलब पैरेलल बनाइएगा उसको, ये प्रश्न में आता है बहुत। अब ये विकर्ण लंबाई समान होता है, ये तो पहले पढ़ लिए हैं। यहाँ पर भी विकर्ण AC और BC क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को बराबर हिस्से में यहाँ पर भी काटेगा। आ जाओ, समांतर चतुर्भुज। लाइट देखेंगे क्योंकि हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं एरिया में, है ना। कैसे दिखता है ये देखना है, क्योंकि चित्र में आ जाएगा बन के, तो देखना पड़ेगा क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये होता है समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम। जैसे आयत को हल्का से ऐसे पुश कर दोगे ना, तो वैसे थोड़ा बेंड हो जाएगा, तो वही है आयत का पुश अप वाला वैल्यू है ये। आयत को हल्का से धक्का दे दिए हैं, तो जो आपका डायग्राम बना है ऐसे इस कोने से धक्का दोगे तो ये बेचारा ऐसे बेंड नहीं हो जाएगा जी। तो आयत को जब धक्का दोगे तो समांतर चतुर्भुज बनता है, और जब हम वर्ग को धक्का देते हैं तो समचतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, समचतुर्भुज, रंबस कहते हैं उसको, आगे पढ़ेंगे। तो जब हम आयत को हल्का से धक्का दे देंगे एक कॉर्नर को पकड़ के, तो ये कैसा दिखेगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब ये समांतर चतुर्भुज क्यों कहला रहा है, बोलोगे सर यहाँ तो भी तो AB और CD बराबर है, BC और AD भी बराबर है, साथ ही साथ समांतर भी है। वहां भी बोल रहा था AB और CD जो है समांतर है और बराबर भी है, और BC और AD भी समांतर है और बराबर है। यहां पर डिफरेंस आ चुका है, आयत में कितना डिग्री का एंगल बनता था संगत भुजाओं के बीच, लेकिन यहां पर कितना डिग्री बन रहा है ये कंफर्मेशन नहीं है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है ये कंफर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ क्या होता है, आयत नाम न लेकर के समांतर चतुर्भुज का नाम होता है। बाकी सारा प्रॉपर्टी सेम है उसी का, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो गया इसमें, एंगल इक्वल नहीं हुए, इनके एंगल डिफरेंट हो गए। एंगल क्या हो गए, तो यहाँ पर एंगल B बराबर होता है एंगल D, और एंगल A बराबर होता है एंगल C। ये ध्यान रखना, ये अपना कॉन्सेप्ट है। ये कोण B और कोण D आपस में बराबर, कोण C और कोण A आपस में बराबर, ठीक है। लेकिन कितना होगा ये नहीं बता पाएंगे। आयत में बता पा रहे थे सभी कोण 90 अंश था, यहाँ पर कितना होगा ये नहीं बता पाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसी के प्रॉपर्टीज वगैरह लिखी गई हैं सारा चीजें। ये देखो लिखा गया है A प्लस B और B प्लस C, कहां पर लिखा गया है, देखो A प्लस B, B प्लस C। अच्छा ये बोला रहा है, ये आमने सामने बराबर हुआ, समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, कोण A प्लस कोण B, इन दोनों का टोटल सम 180 होगा। मतलब ये शब्द लिखेगा संगत कोणों का योग 180 होगा, ये शब्द बोलेगा यहाँ। तो AB और यहां पर क्या हो जाएगा BC, ये सब लिखा है ना इधर, AB BC CD एक साथ जोड़कर AB BC CD DA, मतलब संगत कोण जो भी होंगे अगल बगल वाले, अगर 2 जन को जोड़ते हैं तो 180 मिलता है, ये बोल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, काम आएगा, ठीक है। अब बाकी नॉर्मल प्रॉपर्टी है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आ जाओ इस पर, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में होता क्या है, जब हम वर्ग को पुश कर देते हैं तो भाई देखो वर्ग में क्या था, सारे चारों भुजाएं समान थी, और चारों भुजाएं जो संगत भुजा थी उनके बीच 90 अंश का क्या बन रहा था, कोण बन रहा था। यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनता है, ये जो कोण है वो 90 अंश का नहीं है। कोण B, कोण D, कोण A, कोण C, यहाँ पर 90 अंश का नहीं है। ये जरूर है लेकिन इनकी भुजाएं सभी क्या है, बराबर है। AB बराबर BC बराबर
CD बराबर DA है सब, ठीक है। तो इनकी भी एक विशेष प्रॉपर्टी है कि इनका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करता है एक दूसरे को। मतलब यहाँ पर OC बराबर OA होगा, OC बराबर क्या होता है, और BO बराबर क्या होता है, OD। लेकिन ये सब एक साथ बराबर नहीं होंगे, आधा आधा कट जाता है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है। मतलब OA के बराबर में OD नहीं हो सकता। आप देख भी पा रहे हो कि इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा, तो जब दो भाग में कटेगा तो ये वाला हिस्सा छोटा रहेगा, ये वाला हिस्सा जो है वो बड़ा रहेगा, तो बराबर नहीं बोल सकते यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये है कि बराबर काटेगा, ये मालूम है। तो जब बराबर काटेगा, AC को दो भाग में काटोगे बराबर, तो OA और OC बराबर हो जाएगा। वैसे DB को काटोगे तो DO और OB बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आ जाओ इसके और मुख्य प्रॉपर्टीज क्या क्या है समझो। इनके भी संगत भुजाओं का जो कोण होगा वो क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। और क्या होगा, पैरेलल तो होता है, पहले ही बता दिए हैं। आमने सामने के कोण समान होते हैं, यहाँ पर भी होगा। आमने सामने के कोण क्या है, जैसे ये कोण B और कोण D समान होगा, कोण A और कोण C क्या होगा, समान होगा, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी लगभग एक साथ होती है। देखो, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करती है, विभाजित करती है। ये रुपेश पहले से पढ़ते आए हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग OBC में, ठीक है। OBC में क्या लगाते हैं, यहाँ ट्रिपलेट रूल बहुत लगता है समचतुर्भुज में, और यहीं से सवाल का जवाब जल्दी निकलता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है इसके सवाल को हल करने में, क्योंकि बीजगणितीय फार्मूला आता है और बहुत लंबा खिंचाता है। इसीलिए हम लोग ट्रिपलेट रूल लगाकर जल्दी से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि ये मेरे को 25 दे दिया है तो मैं आंख बंद करके 24 और 7 ले लूंगा इनको, वहां से विकर्ण निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाता है। तो ये ट्रिपलेट रूल का यह क्या करता है, पालन करता है। मतलब यहाँ पर समकोण त्रिभुज होने का पूरा गुण है। OBC समकोण है, ODC समकोण है, ODA समकोण है, AOB समकोण है, चारों के चारों तरफ समकोण बनता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक साइड, चारों तरफ समकोण बनेगा ये, ठीक है। एक दूसरे को बराबर भागों में काटे जरूर है, लेकिन समकोण बनाते हुए काटा है। आ जाओ, समलंब चतुर्भुज आजकल सवाल चल रहा है इसमें से ज्यादातर। समलंब चतुर्भुज कैसे दिखता है, इसका परिभाषा क्या है, कैसे आज को आप आइडेंटिफाई करेंगे। समलंब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज है तो कोई भी आमने सामने की 2 भुजाएं केवल और केवल समांतर होती है, कोई बराबर नहीं होता। आमने सामने की ये दोनों भुजा समांतर हो गई तो भी समलंब है, या ये दोनों नहीं हुए तो ये दोनों समांतर हो जाते हैं तो समलंब है। बराबर नहीं होता है कोई भी, ठीक है। तो इसीलिए AB और DC समांतर है, लेकिन वो बराबर नहीं है। देख भी पा रहे होंगे आप, ये AB बड़ा है, BC छोटा है। और BC और AD समांतर तो है ही नहीं, एक ऐसे चल रहा है, काट लेगा कहीं ना कहीं जाके। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को अनंत तक प्रतिच्छेद नहीं करती है, या जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या बनी रहती है, समान बनी होती है, कांस्टेंट बनी होती है। क्लियर हो रही चीजें। तो देखो, ये दोनों तो समांतर है ही नहीं, कहीं ना कहीं इधर जाके काट लेगा एक दूसरे को, यही दोनों समांतर है। तो ये समांतर बस है, बराबर नहीं है। BC और AB देख पा रहे होंगे आप, छोटे बड़े हैं, तो समांतर, कोई आमने सामने की 2 भुजाएं अगर केवल और केवल क्या है, समांतर है, तो उस तरह के डायग्राम जो चारों हिस्से से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कई सवाल आ चुका है, ये क्या किस डायग्राम है, तो कौन सा चित्र का डायग्राम, कौन सा ये जो चित्र है वो कौन सा डायग्राम है, नाम बताएगा, वर्ग, घन, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो आप क्या टिक करोगे। इसका एक स्वरूप और दिखता है आपको पेपर में, ऐसे दिख सकता है, ये सीधा है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। लेकिन ये और ये पैरेलल हो सकते हैं क्या, बताओ। ये तो सीधा चल रहा है, ये तिरछा चल रहा है। इधर अगर मैं भेजूंगा तो ऐसे जाके यहाँ काट लेगा, तो जो रेखा एक दूसरे को काट ली हो तो कभी समांतर हो नहीं सकता। ये दोनों समांतर नहीं है, ये दोनों समांतर है, तो ऐसे भी दिखता है वो, ये ऐसे दिख रहा है वो तो ठीक है, ये ऐसे भी दिखता है, ये समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ABCD। अब ये बताओ, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ देखो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो इसकी क्या गलती है कि इसमें 2 विकर्ण नहीं होगा, इसमें भी होगा 2 विकर्ण, लेकिन ये इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं जमता है, इधर उधर रहता है, कोई बराबर नहीं है, तो एक दूसरे को बराबर नहीं काटता, कुछ नहीं करता, ठीक है। विकर्ण तो इसमें भी 2 होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बराबर नहीं काटता, ये ध्यान रखना। क्लियर है। आइए अब असली शुरुआत होगी हमारी यहां से, बहुभुज, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में ध्यान रखिएगा क्या क्या होता है। अच्छा ये बताइए, कोई भी बहुभुज को बनाएंगे तो कितने भुजाओं की आवश्यकता होगी मिनिमम,
अरे कोई भी बहुभुज को बनाओगे तो मिनिमम कितने भुजाओं की आवश्यकता होगी? 3। 4 कैसे होगा रे? 3 होगा ना। 3 भी तो भाई 3 भुजाओं को, जो एक या एक से अधिक भुजा होंगी, सॉरी 2 या 2 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी गई आकृति को बहुभुज कहेंगे। अब त्रिभुज भी तो बहुभुज है, 3 भुजा है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है, ठीक है। तो मिनिमम 3 भुजाएं क्या होती है? आवश्यकता होती है। अच्छा ये बताओ, कोई भी कोण बनाने के लिए कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? 2। कोण बनाने के लिए कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी? मैं तुम लोग को याद करवा रहा हूं बाबू कि जब 2 आएगा तो कि 3 आएगा तो ये याद करना है। 2 माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि एक भुजा से मैं कोण नहीं बना सकता। मिनिमम कितना चाहिए मुझे? इसीलिए n माइनस टू इंटू 180 डिग्री क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये क्या है? देखो, किसी समबाहुभुज, शब्द क्या है? समान है सभी भुजाएं। क्या है? सभी भुजाएं समान है कि सभी अंतः कोण का जो योग होगा वो होता है n माइनस टू इंटू 180। -2 क्यों हुआ? -1 क्यों नहीं हुआ? क्लियर हो गया। 2 भुजाओं को लेकर हम एक कोण बनाते हैं, एक भुजाओं को लेकर कोण नहीं बना सकते, इसीलिए n माइनस 1 नहीं हुआ, वो n माइनस 2 हुआ। क्लियर है? तो n माइनस 2 इंटू 180। ओके, अब यहाँ पर n क्या है? वही भुजाओं की संख्या है। जैसे 10 भुजा वाला है तो 10 माइनस 2 8 कर लेंगे, गुणा 18 कर देंगे। 18 8 144, 1440 डिग्री बनेगा वहां पर। क्लियर है? तो समबाहुभुज के प्रत्येक आपका अंतः कोणों का योग एक कोण नहीं बोल रहा है, सभी कोण को मिला देंगे तो क्या बनेगा? n माइनस 2 इंटू 180। दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है, इसी समबाहुभुज का अगर एक कोण को निकालना चाहे, अभी सबको निकाले तो n माइनस 2 इंटू 180, अगर एक जन को निकालना है तो सभी के भुजाओं से भाग दे देंगे। तो n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन क्या कर लेंगे? n, भुजाओं की जितनी भी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे, मतलब एवरेज निकालने वाला कंडीशन हो गया। ये योग बता रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो एक भुजा निकालना है तो भुजाओं की संख्या से उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया? ये सब किसकी बात हो रही है? समबाहुभुज। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों मिलाकर क्या होगा? ये रिजु कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है? रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। क्या बनाता है? एक आध तो पेंटागन होगा, तुम लोग को बताता हूं मैं, रुको। ये लेकिन ये बराबर नहीं दिखेगा आपको, अगर दिख जाए हेक्सागन बना लेता हूं। ये देखें, घचर पचर कहानी है ना भाई, इसमें है कहीं पर? अच्छा पेंटागन है इसमें। चलिए, ये हो गया पेंटागन। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं आगे, अरे है ना भाई, तो ये आंतरिक कोण है। ये कौन सा कोण है? और ये इसका क्या है? तो ये बताओ, ये तो सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा में कितना अंश का कोण बनता है? कितना अंश का बनता है? जिसको रिजु कोण कहते हो, स्ट्रेट एंगल कहते हो। तो कोई नया नियम नहीं है, एकदम हाइपर होकर मत समझना, सब चीजों पढ़ के आ गए हो तुम लोग। लाइन एंगल इसीलिए पहले पढ़ा दिया गया है ताकि लाइन एंगल से रिलेट अगर चीजें आए तो उसको एकदम याद करके मत चलते रहना। ये आंतरिक और बाह्य दोनों का योग स्ट्रेट लाइन में बन रहा है तो वो क्या हो जाता है? 180 डिग्री के बराबर होगा। आइए आगे बात करते हैं। समबाहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग, मैंने बताया था, कई बार बताया हूं कि समबाहुभुज है, कोई भी बाह्य कोण होगा तो वो 360 से ज्यादा नहीं होगा। अभी वो तब बोला हूं, अभी बोला था ना चतुर्भुज में, अगर सम चतुर्भुज होता तो उसके बाह्य कोणों का योग क्या होगा? 360 होगा। लेकिन आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज में 360 होता है, लेकिन पंचभुज होगा तो बदल जाएगा। तो आंतरिक कोण में चेंजेस आता है, बाह्य कोण में नहीं आता समबाहुभुज में। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360। आंतरिक कोणों का योग बदलते रहता है। जैसे त्रिभुज में क्या होगा? 180, चतुर्भुज में आंतरिक कोणों का योग 360, पंचभुज में कितना हो जाएगा? फिर पंचभुज में कितना हो जाएगा? 18 × 54 540, कितना हो जाएगा? अरे n माइनस 2 इंटू 180। पंचभुज बोला हूं तो 5 में 2 घटाओ तो 3, 18 × 54 540। ये सब कैलकुलेशन माइंड में हो जाना चाहिए, फार्मूला मालूम हो तभी होगा। तो हमने समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n माइनस 2 इंटू 180 तो लिया अभी, कोई नया चीज तो नहीं बता रहा हूं। आइए, ये हो गया हमारा अगला नंबर, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण।
भाई कुल मिलाकर 360 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण 360 को n से भाग दे देंगे, एवरेज निकाल लेंगे मान के चलो। क्लियर है? ये हो गया आपका समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। समबाहुभुज के केंद्र पर बना कोण, समबाहुभुज के केंद्र पर प्रत्येक कोण, ये क्या कहना चाह रहा है देखो, इसको थोड़ा सा नया चीज है। एक समबाहुभुज मान लेते हैं, सभी भुजाएं इनके क्या है, समान है, तब की स्थिति में कोई ना कोई तो इसका सेंटर पॉइंट होगा ना, ऐसा तो है नहीं बिना सेंटर का बन जाएगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। क्लियर है? तो सेंटर होगा, तो सेंटर लाइन जो बहुभुज होगा ना ये, तो कोई भी एक सिंगल बहुभुज जो होगा, सभी तो समान है सभी भुजाएं, तो यहां पर जो एंगल बनाएगा ना उसका फार्मूला बता रहा है, वो क्या बता रहा है, 360/n बता रहा है। ठीक है, मतलब प्रत्येक बहुभुज द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या भी बात किया था, जो विकर्ण वाला सवाल हल करेंगे तो 3 आएगा करके। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है कि मिनिमम 3 भुजाओं से लेकर हम कोई विकर्ण नहीं खींच सकते। अपने को विकर्ण खींचना है तो कितने भुजा चाहिए, कितने चाहिए, अभी तो बोल रहा हूँ 3 नहीं चाहिए, तो क्या है 3 बोल रहा हूँ, 4 चाहिए। कितना चाहिए? तो अपने को विकर्ण रेखा खींचना है तो मिनिमम 4 भुजाओं की आवश्यकता होती है। जैसे हम दो मिनिमम अपने को कोई भी कोण बनाएंगे तो कितना क्या कर सकते हैं, दो भुजा को लेना पड़ेगा ना, मतलब अगर किसी कोण को देखना है तो त्रिभुज बनाकर देखना पड़ेगा, इसीलिए 3 में 1 कम करके वहां 2 लिए थे। अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 4 भुजाओं से मिलकर क्या बन रहा है, विकर्ण, तो 4 में से 1 कम लेंगे, या ऐसे समझ सकते हो 3 भुजाओं को लेकर विकर्ण नहीं बनता, इसीलिए n-3 किया गया है, और बाकी जो भी बचे हुए भुजा रहेंगे वो कैलकुलेशन में आएगा। तो n-3 अपॉन क्या होता है, 2 होता है, इसका फॉर्मूला है। तो यही से शुरुआत होगा सवाल, समबाहुभुज के विकर्णों की जो संख्या होती है वो क्या होता है, n-3 अपॉन 2। ये हो गया कंप्लीट आपका चतुर्भुज। अब इसमें बचा है चक्री चतुर्भुज। क्या बचा है? ठीक है, अभी चक्री चतुर्भुज क्या है, कोई भी वृत्त के अंदर में चतुर्भुज रहेगा, कोई भी वृत्त के अंदर में क्या रहेगा, तो उसको हम चक्री चतुर्भुज कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, चक्री चतुर्भुज। रुको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेता हूं एक बार। अब वृत्त आएगा तो सवाल बताऊंगा ना तुम लोग को, उसके बाद देखेंगे। अभी हाँ चक्री चतुर्भुज ही आ रहा है। चक्री चतुर्भुज किसे कहेंगे, कोई चतुर्भुज है उसके कितने शीर्ष होते हैं, 4, तो चारों शीर्ष कहीं ना कहीं वृत्त के परिधि पर ही नजर आएगा। चारों शीर्ष, भुजाएं नहीं बोल रहा हूं, चारों शीर्ष कहां पर नजर आएगा, वृत्त के परिधि पर नजर आएगा, तो उस प्रकार के डायग्राम को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो ये चतुर्भुज बना है, ABCD क्या है, यहाँ पर शीर्ष है, वो वृत्त के परिधि पर है कि नहीं है, तो ये चक्री चतुर्भुज है। अब चक्री चतुर्भुज में बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम होते हैं, ध्यान से समझना, बहुत आसान भी होता है ये समझना। चक्री चतुर्भुज में पहला चीज, ये कोण A और कोण C का जो योग होगा वो 180 होगा हमेशा, चाहे कैसे भी दिखे। ये 90 दिख रहा है अभी फिलहाल, तो वो कैसे भी दिखे, आमने सामने चक्री चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। क्लियर हो गया? आगे बात करेंगे, अभी जीवा हुआ सब आएगा धीरे धीरे, अभी डायरेक्ट बता दूंगा तो ये लोग अभी ऐसे मुस्कान, ठीक है आ जाओ। चक्री चतुर्भुज के गुण धर्म क्या है, देखो देखो भाई, वहां से अगर जीवा हुआ कर अगर बताऊंगा तो फिर मेरी गलती हो जाएगी वो, क्योंकि मैं जीवा का शब्द अभी नाम ही नहीं लिया हूं, अभी तो भुजा और वृत्त में खेल रहा हूं, है ना भाई। जीवा बोलूंगा, कॉर्ड बोलूंगा, आर्क बोलूंगा, आएगा अभी धीरे धीरे, जब समय आएगा उनका धीरे धीरे आता है, ठीक है, एक ही बार नहीं आ जाएगा। आ जाओ, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, अर्थात चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग कितना होता है, मैंने अभी कहा है, कोण P और कोण R बराबर क्या होगा, 180, कोण Q प्लस कोण S बराबर क्या होगा, 180। कब? जब चक्री चतुर्भुज हो जाएगा तो, जब चक्री चतुर्भुज हो जाएगा तो, ठीक। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग कितना लिखा है जी, 180 है, तो वह एक चक्री चतुर्भुज है, ये इसका यूनिवर्स। अगर आपको कभी लग रहा है कि दोनों को जोड़ने, जैसे ये दे दिया 70 और ये दे दिया 110, तो आप ये चतुर्भुज को समझ जाना चक्री चतुर्भुज है, फिर रूल लगेगा किसका, चक्री चतुर्भुज। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको समझना है। आगे बात करते हैं, यदि किसी चक्री चतुर्भुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बाह्य कोण अंतः विपरीत कोण के बराबर होता है। तो ये देखो बाह्य कोण जो होता है ना, अंतः विपरीत कोण कौन होगा, देखो
इस चक्री चतुर्भुज के एक भुजा को मैंने बढ़ा दिया तो बाह्य कोण ये वाला आया QRT, वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा P, ऐसे लिखो QPS लिखो या SPQ बोलो, एक ही बात है। बीच में नाम रखना जिस कोण को रख रहे हो, P को रख रहे हो तो P को बीच में रखो, बाकी QPS बोलो या SPQ बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोण P जो बराबर क्या हो जाएगा, कोण QRT हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये जो कोण है अभी बराबर होगा, कब की स्थिति में, जब चक्री चतुर्भुज है तो उसके कोई भी एक भुजा को बढ़ा लेना, कोई भी एक भुजा को बढ़ा लेना, उसके विपरीत जो क्या होगा, तो बाह्य कोण अंतः विपरीत कोण, बाह्य कोण ये है, इसका अंतः कोण ये है, इसका विपरीत ये है, इसके बारे में बात हो रहा है। बाह्य ये बोला ना, बाह्य कोण का अंतः विपरीत कोण, बाह्य कोण ये है लेकिन इसका अंतः कोण है ये, इसका विपरीत में ये, इसके बारे में बात हो रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। चक्री चतुर्भुज के संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय, अब यहां से शुरू होगा क्या आपका थ्योरम। अब बताओ, एक समबाहु क्या बोला है, चतुर्भुज बोला है क्या, अच्छा, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हमेशा चक्री चतुर्भुज होता है, ये लाइन याद रखना हमेशा। अभी हम पढ़ क्या है ना, समलंब चतुर्भुज, हम क्या पढ़ के आए हैं, वहां क्या परिभाषा बोले थे, आमने सामने की कोई भी दो भुजाएं पैरेलल बसोंगी, क्या बसोंगी, कोई समान होगा क्या, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, समद्विबाहु, उनमें से दो भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई, कोई भी दो भुजा हो, आमने सामने वाला हो इधर वाला हो, दो भुजा समान हो जाएगी तो वो कैसा कैसा चतुर्भुज कहलाएगा, वो चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। आगे बात करते हैं, एक चक्री चतुर्भुज अगर चक्री समद्विबाहु होता है तो उसके विकर्ण क्या हो जाते हैं, बराबर, इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, अगर वो चक्री चतुर्भुज हो जाएगा तब की स्थिति है ना, ये विकर्ण BD बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो छोटे छोटे थ्योरम है, यदि चक्री चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर है तो अन्य दो सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर। अगर हमारे पास ये बोल रहा है चक्री चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर, मतलब PS बराबर अगर क्या है, RQ है, PS बराबर क्या है, PS और RQ बराबर है, तो SR इज पैरेलल टू PQ होगा, SR इज पैरेलल टू क्या होगा, ये किसका है, अभी समलंब चतुर्भुज का ही थ्योरम चल रहा है, उसी का ही घुमा घुमा के अलग अलग कंडीशन बता रहा है। हमने क्या कहा, अगर कोई भी समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समान हो गई तो चक्री चतुर्भुज है, अरे ये दोनों भुजा समान हो जाएगा तो ये तो पैरेलल हो गई ना, तभी तो चक्री चतुर्भुज होगा। बिना पैरेलल दो भुजाएं बिना पैरेलल, आमने सामने की दो भुजाएं बिना पैरेलल हुए चक्री चतुर्भुज हो ही नहीं सकता हो, सॉरी समलंब चतुर्भुज हो ही नहीं सकता हो। समलंब चतुर्भुज का गुण ही है कि आमने सामने की कोई भी दो भुजा बराबर समांतर होना जरूरी है। अब ये बराबर हो गया तो चक्री चतुर्भुज था तो ये पैरेलल हो गया, इसको पैरेलल बोल रहा है, बराबर है नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पैरेलल बोल रहा है वो, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए साथियों, आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे वृत्त में कैसे और क्या थ्योरम लिखते हैं। कल के लास्ट क्लास में बताए थे कि भाई वृत्त के हम थ्योरम पढ़ेंगे, तो आइए वृत्त से संबंधित थ्योरम को शुरुआत करते हैं। तो देखिए थ्योरम में हम सबसे पहले वृत्त होता क्या है ये पहले समझते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ये निश्चित दूरी है, निश्चित बिंदु है क्या है हमारा O, जिसको ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, सेंटर पॉइंट कहा जाता है। यहां से R दूरी पर हमने क्या खींचा, पूरा बिंदु 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 बनाया और उन सभी का समुच्चय जो होता है वो वृत्त जैसे नजर आता है और वही वृत्त होता है, ठीक है। तो वृत्त में एक केंद्र होता है और एक उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। वृत्त में केंद्र होती है और केंद्र होगी और केंद्र से परिधि पर खींचे गए रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से कहां पर, परिधि पर खींचे गए रेखा को त्रिज्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अब वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको आप समझिए। एक बात होती है आपकी जीवा, कॉर्ड। जीवा क्या है, कॉर्ड क्या है। तो हमारे पास जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की क्या है, मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, वृत्त, जीवा कहते हैं। जीवा वृत्त पर स्थित का मतलब है यहां पर इसके परिधि में कोई दो पॉइंट रहेगा, उन दोनों दो पॉइंट को मिलाओगे तो वो जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है।
और उदाहरण में मैं आपको समझा देता हूं कि भाई 2 पॉइंट के बारे में बात हो रहा है तो कुछ इस तरह की बात हो सकती है। देखो ये एक वृत्त है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों को मैं मिला दिया, इन दोनों को मैं क्या किया, मिलाया, तो ये क्या कहला जाएगा, जीवा कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, तो जीवा ना वृत्त को 2 भाग में काटता है। जीवा वृत्त को क्या करता है, 2 भाग में काटता है, एक बड़ा वाला हिस्सा और एक छोटा वाला हिस्सा। क्लियर है। एक शब्द आएगा आर्क, चाप। क्या आएगा, चाप, आर्क। आर्क जो काटा जाता है ना वो परिधि पर काटा जाता है, परिधि के ऊपर में, लेकिन जीवा खींचा जाता है वृत्त के अंदर से बाहर की ओर, मतलब 2 बिंदुओं को स्पर्श कराते हुए। क्लियर हो रहा है, दोनों में यही अंतर लिखेगा कि जैसे पी क्यू वृत्त की जीवा है, पी क्यू क्या है, यहाँ पर वृत्त की जीवा है। आगे व्यास किसे कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। जो जीवा होती है उसमें सबसे बड़ी जो जीवा रहेगी जो केंद्र से होकर जाती है, जो जीवा केंद्र से होकर गुजर रही है वो हमारी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो केंद्र से होकर गुजर रही व्यास कहलाती है। तो व्यास केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको तो आर कह के आया अभी हमने, ये आर है, इधर भी आर है, इसीलिए व्यास का 2 गुना जो होता है वो आर का रेडियस होता है। व्यास जो होता है उसका 2 गुना क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। क्लियर है, यही फार्मूला यहां से बनता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस या आर। क्लियर हो गया। अब वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो पहले ही कहा है, ठीक है। आ जाओ, त्रिज्या खंड किसे कहेंगे, रेडियस सेगमेंट। देखो वृत्त के पूरे हिस्से को वृत्त कहा जाता है, लेकिन त्रिज्या खंड की बात है तो ये जो हिस्सा घिरा हुआ है वृत्त में एकांक क्षेत्रफल, वृत्त में क्या, एकांक क्षेत्रफल, ये एकांक क्षेत्रफल है वृत्त का, मतलब पूरा क्षेत्रफल कहाँ है, कोई एक हिस्सा है, ठीक है। त्रिज्या खंड किसे कहेंगे, त्रिज्या खंड चाप तथा त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है। ये वाला चाप है, अभी चाप शब्द आया नहीं है इसलिए मैं आप लोग को एकांक क्षेत्रफल बता रहा हूं। पी क्यू क्या है, चाप है। पी क्यू चाप से हम वृत्त के केंद्र पर क्या रखेंगे, त्रिज्या खींच देंगे, तो यहाँ पर ये घेरा जाएगा, तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। क्लियर हो गया। आइए, खाली खंड किसे कहते हैं, सेगमेंट। खंड एक वृत्त की एक जीवा, वृत्त को मैंने पहले ही बताया कि वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त को 2 हिस्से में काटता है, एक इससे बड़ा और एक इससे छोटा। तो बड़ा वाला हिस्सा को दीर्घ वृत्त कहते हैं या दीर्घ खंड कहते हैं, और छोटे वाला हिस्सा को लघु खंड कहते हैं। तो ए डी बी लघु खंड है, ए सी बी दीर्घ खंड है। क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखा भी होगा सारा चीज, ऐसे करके घुमाते हुए लिखा गया है 4 नाम, ए बी सी और फिर ए से गए सी, सी से आए बी से आए वापस ए, तो ये दीर्घ खंड है। ए से गए बी से गए डी से गए ए और ए से गए फिर वापस बी, तो ये लघु खंड है। क्लियर है। 2 खंड होंगे, मतलब जीवा पहले ही अपनी स्पष्ट कर दिया कि जीवा जो है वो वृत्त को 2 हिस्से में काटती है, लेकिन चाप वृत्त को काटता नहीं है, चाप परिधि पर खींचा जाता है, चाप परिधि पर काटेंगे, ठीक है। वृत्त को ऐसे काटेंगे नहीं, चाप पर खींचा जाता है, सॉरी वृत्त के परिधि पर चाप खींचा जाता है, अभी बताऊंगा चाप आएगा तो। आगे देखो, छेदक रेखा किसे कहते हैं, वही जो जीवा होगी उसको आगे पीछे बढ़ा देना, छेदक रेखा हो जाएगी। छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। आकृति में पी क्यू एक छेदक रेखा है, भाई ए बी तो जीवा था ना उसका, उसी को आगे बढ़ा दिए, छेदक रेखा कहला गई। 2 अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे, कोई रेखा उस वृत्त को विभाजित करे तो वो छेदक रेखा कहला जाती है, ठीक है। स्पर्श रेखा, ये सब शब्द को इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि आगे अभी आएगा, छेदक रेखा कहेंगे तो क्या है ये पता रहना जरूरी है। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का थ्योरम बहुत बढ़िया होता है, ध्यान समझना। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, मैंने बोला ना एक बिंदु पर, वह रेखा जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। ये बिंदु बी है जो यहाँ पर स्पर्श हो रहा है वृत्त के बिंदु से, ये रेखा ए बी सी जो है बिंदु बी पर क्या कर रहा है, वृत्त से स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे।
स्पर्श रेखा की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो रेखा होगी वो 90 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा। क्या होता है? केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु तक, या स्पर्श रेखा बोलते हैं उसी को, केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो रेखा होगी तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा होगा वह उभयनिष्ठ बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु कहलाती है। यह स्पर्श बिंदु पॉइंट बी, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा से लंबवत होती है। लंबवत होती है मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। चलिए अब आ गया चाप। चाप को मैंने कहा था वृत्त के दो परिधि पर दो बिंदु नहीं होता है, दो बिंदु को लाइन नहीं मिलाते हैं। चाप हम हमेशा कहां पर काटते हैं? परिधि पर काटते हैं। दो प्रकार के चाप हो सकता है, लघु चाप और दीर्घ चाप। देखो यहाँ पर पी क्यू क्या दिखा रहा है आपको? एक चाप दिखा रहा है। वैसे यहाँ पर पी क्यू क्या दिखा रहा है आपको? तो ये दीर्घ चाप हो जाएगा और ये लघु चाप हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे, चाप कहेंगे। ठीक है, डिवाइडर से ही चाप कैसे ऐसे खींचा जाता है, जितना लंबाई खींचने बोलता है। ठीक, सवाल बोल रहा है सवाल बोलता हूँ जी, वृत्त की परिधि के अनुदिश, किसके अनुदिश? परिधि के अनुदिश। दो बिंदुओं को जब ऐसे हम मिला देते हैं तो ये अनुदिश नहीं हुआ परिधि के, वो तो प्रतिच्छेद कर लिया उसको। तो ये जीवा बनाता है ना, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। वृत्त में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा। और जो केंद्र से होकर मिल रहा है उसको हम व्यास कहते हैं। लेकिन चाप के बारे में बात हो रहा है तो क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि पर अनुदिश होगा, परिधि पर ही रहेगा वो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कोई भी दो बिंदु वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देता है। ये देखो पी क्यू, और इधर से बड़ा वाला, इधर से छोटा वाला। तो लघु चाप और दीर्घ चाप पहले ही बोले हमने। ठीक है, पी आर लघु चाप है तथा आकृति 2 में पी आर दीर्घ चाप है। पी आर काहे बोल रहे हैं? पी क्यू होना चाहिए ना, ये आर तो है ही नहीं बेचारा। ठीक है, पी क्यू जो है वो क्या है? इसमें लघु चाप और इसमें पी क्यू जो है वो दीर्घ चाप है। ठीक है, आइए, केंद्रीय कोण किसे कहते हैं? केंद्र पर बनाए गए कोण को केंद्रीय कोण कहेंगे। वृत्त में कोई ना कोई एक तो केंद्र होगा ना, तो केंद्र पर बनाए गए कोण को हम क्या कहेंगे? केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण का मान कितना होता है भाई? वो डिपेंड करेगा कि आर्क, आपका आर्क कितना खींचा है। ये जितना रहेगा उसके हिसाब से केंद्र बनेगा। तो केंद्रीय कोण किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदु द्वारा वृत्त के केंद्र पर, कोई भी वृत्त के परिधि पर विस्तृत बिंदु द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण कहलाता है। मतलब साफ साफ बात है, केंद्रीय कोण किसे कहेंगे? सेंट्रल एंगल, केंद्र पर बनाया गया कोण। किसके द्वारा? वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं द्वारा। एक बिंदु से तो हम बना नहीं सकते कोण, दो बिंदु चाहिए अपने को। यहां से यहां तक ऐसे खींच लिए तो ये केंद्र कोण बन जाएगा। अब बराबर कब होगा ये केंद्रीय कोण? अभी थ्योरम पढ़ेंगे इसका। पहले होता क्या है ये तो समझ लो। समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त हमने कई बार पढ़े हैं, क्षेत्रफल में भी पढ़ा, आयतन में भी पढ़ा। समकेंद्रीय वृत्त जिसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, जिसमें सेंटर एक होता है लेकिन उनके रेडियस दो होते हैं। सेंटर एक होगा दोनों वृत्त का, मतलब रेडियस दो ठो अलग अलग हो जाएगा, R1 और R2। इनके बारे में ज्यादा जानकारी और नहीं है, इतना ही रखेंगे, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, अब वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक टर्मिनोलॉजी की बात हो रही थी इनके, अब वृत्त से संबंधित क्या शुरू करेंगे? थ्योरम शुरू करेंगे, परिमेय शुरू, आपका प्रमेय शुरू करेंगे। पहला थ्योरम ध्यान से सुनो। वृत्त की ये क्या नजर आ रही है? जीवा। ए बी क्या है? तो वृत्त की ए बी जो है वो जीवा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को हमेशा दो भाग में विभाजित करता है। मतलब ए एम बराबर क्या हो जाएगा? बी एम। एम बराबर क्या होगा? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब शब्द प्रयोग हो रहा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में क्या करती है? बराबर बराबर विभाजित करती है। मतलब ए एम बराबर क्या होगा? एम बी। वही चीज यहां पर लिखा होगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को सम विभाजित करता है। बराबर बराबर भाग कर देगा मतलब सम विभाजित कर दिया, इसलिए ए एम बराबर क्या बोल रहा है? बी एम। लेकिन कंडीशन क्या है कि केंद्र से जीवा पर लंब होना चाहिए, मतलब ओ एम जो है वो ए बी पर क्या है? लंब रेखा है, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है जी, आइए आगे। समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाता है। अभी बोला था ना समान कब बनेगा करके। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक क्या है? वृत्त है।
यहां से मैं एक 2-3 ठो जीवा खींच देता हूं, जैसे ये जीवा है। अब उसी सेम डिस्टेंस वाला जीवा होना जरूरी है, ये भी बात जरूरी है आपका। ये देखो जीवा, तो देखो केंद्र कोई ना कोई तो रहेगा इसका। केंद्र से जीवा पर डाला गया कोण, सॉरी जीवा बोलता हूं जी, सही है। जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण, यदि जीवा की लंबाई समान होगी तो हमेशा कोण भी क्या होगा, इनके द्वारा बनाया गया कोण समान होगा। ये केंद्र पर बना दिए, तो ये वाला कोण जितना रहेगा थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। यहां पर शीर्षाभिमुख कोण वाला मत लगाना, यहां पर कैसे लगाओगे, नहीं लगा पाओगे ना। ये PQ और AB दो जीवा है, दोनों बराबर लंबाई के हैं, तो PQ द्वारा जीवा पर केंद्र पर बनाया गया कोण अगर थीटा है, AB पर भी केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, थीटा ही होगा। जीवा की लंबाई अगर समान होगी तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी क्या होगा, समान होगा। क्लियर। आइए, समान लंबाई की जीवा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। जाहिर सी बात है, अगर AB और PQ बराबर है, लंबाई में AB और PQ क्या है, बराबर, इनके द्वारा अगर कोण बनाता तो वो बराबर होता, पिछला थ्योरम पढ़ के आया। लेकिन इनके केंद्र से दूरी की बात करूं तो केंद्र से तो समान दूरी पर होगा, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो अगर दो जीवाएं बराबर लंबाई की है तो केंद्र से उनकी दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब है OM बराबर ON, OM बराबर क्या होगा, ON। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, जीवा की लंबाई बराबर होनी चाहिए, तो वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगा। क्लियर हो गया, ठीक है जी। आ जाओ, प्रतिच्छेदी जीवा प्रमेय, यहां से अब प्रमेय शुरू हो रहा है, ध्यान रखना है। प्रतिच्छेदी जीवा प्रमेय, इसका मतलब है जीवा एक दूसरे को अंदर काटेगा और जीवा एक दूसरे को बाहर काटेगा। दो स्थितियां हो सकती है, दो जीवा है, दोनों एक दूसरे को अंदर काटते हैं तब। ये पहला कंडीशन, जब बिंदु M पर वृत्त की जीवा आंतरिक रूप से विभाजित करती है। क्या करती है, आंतरिक रूप से विभाजित करती है। तो जब आंतरिक रूप से विभाजित करती है तो AM मल्टीप्लाई MB, AM मल्टीप्लाई MB इक्वल टू PM मल्टीप्लाई QM, PM मल्टीप्लाई QM होता है। मतलब इन दोनों का गुणनफल के बराबर में इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये थ्योरम ध्यान रखना, ठीक है। या सिमिलर ट्राइंगल नहीं लग रहा है, सिमिलर ट्राइंगल लगता था तो अपान अपान करते थे, याद आ रहा है, समलम चतुर्भुज में लगाए थे ना, तो वहां सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगाए थे। यहाँ सिमिलर ट्राइंगल नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, AM इंटू MB, PM इंटू MQ या QM, जो भी बोलो आप। दूसरा चीज, अगर वो बाहर काट दे, ये तो अंदर में काटे हैं एक दूसरे से, AB और PQ क्या था हमारा, दो जीवा था, दोनों M बिंदु पर काटे हैं। M सेंटर है नहीं बोल रहा है, ये ध्यान रखना। M सेंटर है नहीं बोल रहा है, यहां पर केवल बात हो रही है क्या, काटने की। किसकी बात हो रही है, काटने की बात हो रही है। मैं ऐसे भी काटूं तो भी चलेगा। ये अब देखो, ये मान ले A है, ये मान लो B है, ये C है, ये D है, और ये क्या है आपका O मान लेते हैं। तो AO मल्टीप्लाई OB इक्वल टू BO मल्टीप्लाई, सॉरी ये D बेचारा आ रहा है बीच में, ये करो। तो ये क्या होगा, AO मल्टीप्लाई OB इक्वल टू DO मल्टीप्लाई OC, ये होगा कंडीशन। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बीचों बीच काट रहा हूं, कहीं पर भी काटना चाहिए अंदर में। क्लियर हो गया। वही अगर बाहर काट दे तब, जब बिंदु M पर वृत्त के बाहर जीवाओं का प्रतिच्छेद होगा। अब वो कहीं ना कहीं ऐसे ही रहेगा, तो इधर से आके इधर काटेगा, वो काटेगा कि नहीं। तो यहां पर जो थ्योरम लगेगा, AB अंदर वाला मल्टीप्लाई पूरा बाहर, पूरा AB मल्टीप्लाई AO, और वही PQ मल्टीप्लाई PO। क्लियर हो गया। अंदर याद करने के लिए याद रखो, बाहर अगर काटेगा तो अंदर का हिस्सा मल्टीप्लाई टोटल हिस्सा इक्वल टू अंदर का हिस्सा मल्टीप्लाई टोटल हिस्सा। क्लियर हो गया। दूसरा चीज, यहां जीवा समान है नहीं बोल रहा है, काटना बस चाहिए अंदर और बाहर। जीवा की लंबाई समान हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। ये थ्योरम बहुत अच्छा थ्योरम है, पेपर बहुत आता है यहाँ से, ठीक है। अंदर काटेगा तो इनके भागों का गुणनफल के बराबर होगा, इधर OC गुणा OD और AO गुणा OB।
अगर वो बाहर काट देगा तो अंदर वाला हिस्सा मल्टीप्लाई बाहर हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा मल्टीप्लाई बाहर हिस्सा, दोनों इक्वल होगा दोनों जीवा के लिए। क्लियर हो गया? आ जाओ जी आगे। अब हम बात करते हैं समान वृत्त खंड प्रमेय, सेम सेगमेंट थ्योरम। सेम सेगमेंट थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, यहां पर बातें ये हो रही है कि देखो ये एक जीवा रेखा है, ये क्या रेखा है, अभी आप लोग को फिलहाल तो ये व्यास दिख रहा होगा बीचों बीच करके, लेकिन जीवा है। जब वो व्यास से जाएगा तो 90 डिग्री बनाएगा, नीचे लिखा है वो, जब वो व्यास से जाएगा तो क्या बनाएगा 90 डिग्री। उस दिन बता रहा था आप लोग, एक सवाल भी बता दिया हूं पहले ही कि कोई भी अगर व्यास से अगर एक ही खंड पर रेखा कोण खींचा जाए तो वो क्या होता है 90 डिग्री का बनता है। ये नीचे वाला थ्योरम बता रहा है वही। ऊपर वाला थ्योरम में हमको व्यास से खींचना है नहीं खींचना है ये अपने को जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि सेम जीवा से अगर हम एक ही खंड पर कोण बनाए तो हमेशा क्या होता है, एक ही खंड की बात हो रही, ध्यान रखना। एक ही खंड मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है मेरा, ये एक तो जीवा है, ठीक है। इनके द्वारा यहां पर कोण बनाया ये, इन्हीं के द्वारा यहां पर कोण बनाया तो ये, और इन्हीं के द्वारा यहां पर कोण बनाया तो भी ये, ठीक है। समान वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। वृत्तखंड मतलब ऊपर रहे तो एक वृत्तखंड है, नीचे रहता है एक वृत्तखंड है। तो समान वृत्त के खंड जो होंगे उनमें जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, एक ही होगा। तो इसीलिए बोला जाता है एक ही जीवा से एक ही खंड पर बनाए गए सभी कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये ए बी अगर जीवा है तो यहाँ पर सी डी और ई है तो ये सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा। वैसे यहाँ से ये पी क्यू है, पी ओ क्यू, एक जीवा है लेकिन वो केंद्र से जा रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं। केंद्र से जब जाएगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक ही साइड, जिस साइड जाए वो, ऊपर जाए तो भी 90 डिग्री, नीचे आए तो भी 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर जो एस है और आर है वो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर वही व्यास से अगर जाता है तो नीचे लिखा है देखो, अर्धवृत्त पर बना गया कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण मतलब कितना, 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त पर बना गया कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना। एक ही जीवा से एक ही खंड पर बनाए गए सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे, और अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। चलो केंद्रीय कोण प्रमेय, ये भी बहुत आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है ये भी। अगर मेरे पास कोई एक PQ का है परिधि पर बिंदु है, उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और इन्हीं बिंदु द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, इनके बीच जो संबंध होता है उसी को कहते हैं हम लोग केंद्रीय कोण प्रमेय। तो इनके P और Q क्या बताया है, देखो तो यहाँ पर चाप क्या बताया है, P और Q चाप बताया है। इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर कहीं भी हो, जरूरी नहीं है इसी के ऊपर भी दिखे, इधर भी दिख सकता हो, उनके द्वारा बनाया गया कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। इसका मतलब है कोण POQ जो है दोगुना होगा कोण R का। मतलब ये x है तो ये क्या होगा 2x होगा, ये कह रहा है। अब ये ऐसे ही दिखेगा तो लगाना नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो और कई सारे दिख सकता है वो, मैं बताता हूँ आप लोग अलग अलग एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो चीजें क्लियर होंगी। जैसे ये मैंने कहा कि P और Q है, यहाँ पर P और क्या है, Q है। हमने कहा कि सेंटर यहाँ है, सपोज सेंटर क्या है यहाँ है, तो यहाँ से हम क्या कर दिए, एक केंद्र पर कोण बना दिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ले रहा हूं बिंदु यहाँ पर, अब इनके द्वारा बनाया गया ऐसे कोण बनेगा, इसी चाप द्वारा बनाया गया कोण ऐसे रहेगा ना, होगा कि नहीं। तो ये वाला कोण अगर x है तो ये वाला कोण क्या होगा 2x होगा। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे दिखे, ऊपर नीचे कहीं भी दिखे, एक ही खंड पर बनाया गया केंद्र पर कोण जो होगा वो दोगुना होगा उसी खंड के परिधि पर बनाए गए कोण के। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसी को जीवा के साथ भी लेकर बोलते हैं, एक जीवा के साथ केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता, क्योंकि इसको ऐसे लाइन खींच देंगे तो जीवा बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, ये बोला जाता है। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रमेय। स्पर्श रेखा कैसा रेखा है,
अभी तो बताया स्पर्श बिंदु करके ना, वृत्त में एक बिंदु पर कहीं पर निश्चित रूप से क्या करता है, वो मिल जाता है। तो स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रमेय क्या है भाई? स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रमेय एक पहला इसको पढ़ लिए हैं कि स्पर्श रेखा जो होगी, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र से क्या होती है, लंबवत रेखा होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आगे बात करते हैं इसमें। ये अच्छा थ्योरम है। यदि वृत्त की किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनकी लंबाई समान होती है। एक बाहरी बिंदु ए है, यहां से इधर स्पर्श रेखा खींचा मैं, स्पर्श रेखा मतलब यहां पर एक बिंदु पर मिला है, बिंदु बी पर जाके ये रेखा ऐसे करके मिला है, और वैसे ही बिंदु सी पर यहां पर मिला है, तो वो स्पर्श रेखा हो गया, टच करते हुए जाएगा। तो ये बोल रहा है ए बी बराबर क्या होगा, ए सी। कहीं पर भी हो, इधर से भी अगर खींचोगे ना तो स्पर्श रेखा जो भी आएगा, स्पर्श नहीं बन रहा है, स्पर्श स्पर्श रेखा जो भी आएगा, स्पर्श बिंदु से उस रेखा के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी, इधर वाला चाहे उधर वाला। यही पर एक थ्योरम आता है, सेंटर पॉइंट से कितना दूरी पर है, तो सेंटर पॉइंट से थोड़ी समान होगा, ए बी बराबर थोड़ी हो जाएगा, सेंटर तो अलग है ना, ए बी बराबर नहीं होगा। इसी में थ्योरम पढ़ेंगे आगे। ये देखो, अगर कोई एक क्या है, आर टी एक स्पर्श रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। यदि आर टी एक स्पर्श रेखा है, आर टी एक क्या है, आर और टी स्पर्श रेखा है। अब यहां से क्या किए हो, पी क्यू टी वृत्त के लिए एक क्या बोल रहा है, छेदक रेखा का काम कर रहा है। अगर ये भी स्पर्श करता अलग मैटर है, स्पर्श नहीं कर रहा है, एक रेखा इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक रेखा इसका क्या है, स्पर्श है, और दूसरा रेखा इसका क्या है, छेदक रेखा है। यही पॉइंट से, ठीक है। आर टी का वर्ग जो होगा वो क्यू टी इंटू टीपी के बराबर होगा। आर टी का जो वर्ग होगा, आर टी याद रखिएगा, सब थ्योरम काम का है। आर टी का जो वर्ग होगा वो क्यू टी इंटू टीपी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। क्यू टी बाहर मल्टीप्लाई टोटल, और ये क्या होगा, आर टी का स्क्वायर, आर टी का स्क्वायर इक्वल टू बाहर मल्टीप्लाई टोटल। ये ध्यान रखना, एक स्पर्श रेखा और दूसरा जो है वो छेदक रेखा है, तब की स्थिति में थ्योरम लगेगा। आगे आ जाओ, इसमें देखो, ये वाला थ्योरम से एसएससी ने भी बहुत सवाल पूछा है। वैकल्पिक खंड प्रमेय मतलब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु से स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण वैकल्पिक खंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु यही होगा, ये स्पर्श रेखा है पी, पीटी स्पर्श रेखा है, इसमें से टी एक बिंदु है मान लेते हैं। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा और जीवा, ये तो जीवा है, ये क्या है, ये वाला जीवा है, ये स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा है, उसका एक बिंदु टी है और ये एक जीवा है, के बीच बनाया गया कोण वैकल्पिक खंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इनके द्वारा जब हम कोण बनाएंगे ऐसा, तो यहां पर कोण बनेगा क्या, अल्फा, तो वो यहां पर अल्फा के बराबर होगा। यहां पर थीटा बन रहा है तो यहां पर वो थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कौन सा थ्योरम में आएगा, वैकल्पिक खंड थ्योरम में आएगा, अल्टरनेट आपका सेगमेंट थ्योरम। ये बहुत बार अभी एसएससी में पूछा है। ये जीवा है, ये क्या है, ये जीवा है, और ये स्पर्श बिंदु का पॉइंट टी है। अब यहां से हमने रेखा मिलाया तो ये वाला एंगल जो आएगा अल्फा, वो इस वाले अल्फा एंगल के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल आएगा वो इस वाले थीटा के बराबर होगा, और बीच में जो आएगा वो बीटा, अलग नाम है। मतलब ये पूरा रेखा बन रहा है ना, तो यहाँ पर 180 का निर्माण होगा टोटल त्रिज्यू कोण का। लेकिन अल्फा और थीटा निकल जाए तो बी वाला बीच वाला वैल्यू निकाल सकते हो, या बीच वाला दिया है और इधर दिया है तो यह निकाल सकते हो, या ये निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, यहाँ से ध्यान रखना है। वैकल्पिक खंड थ्योरम है, ठीक है। आ जाइए, वृत्तों के युग्म से, ये लास्ट आ गया। वृत्त के युग्म क्या क्या होते हैं, बहुत लिमिट है इनका, लेकिन अच्छा थ्योरम है। वृत्तों के युग्म से क्या बातें हो रही है कि अगर वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, यदि दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है, तो सवाल पहला ये वाला बनता है कि इसमें उभयनिष्ठ रेखा कितनी होती है। पहला सवाल क्या बनता है, उभयनिष्ठ रेखा कितनी होती है। तो उभयनिष्ठ रेखा क्या होगी,
3 ठो होगी। कितने होगी? 3 होगी। एक PQ स्पर्श रेखा होगा, उभयनिष्ठ रेखा वही। एक होगा इधर से ये स्पर्श रेखा, और सेम स्पर्श रेखा एक नीचे भी होगा, सेम स्पर्श रेखा एक ऐसे करके नीचे भी बनेगा। तो कितने स्पर्श उभयनिष्ठ रेखा हो गई? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो हो गई, ये दोनों को स्पर्श करते हुए, दोनों को स्पर्श करते हुए, तो एक बीचों बीच दोनों को स्पर्श किया, एक ऊपर से ऐसे खींच के निकल स्पर्श किया, एक नीचे तरफ से स्पर्श किया दोनों। तो ये सवाल आता है कि 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है कब? जब दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर में स्पर्श कर रहे हो तब। क्लियर हो गया? अब यहां से बात होती है दूरी की, कि इनके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। सवाल वहां से आता है, केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? तो केंद्र के बीच की दूरी, इसका केंद्र ए है और इसका केंद्र बी है, और दोनों स्पर्श कर रहे हैं, तो दोनों का रेडियस को जोड़ दोगे तो दूरी मिल जाएगा ना। तो AC रेडियस है इसका, और इसका रेडियस CB है, दोनों का टोटल सम ये AB के बराबर बताएगा कि नहीं? बोलो। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि AB बराबर दोनों के केंद्र बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी क्या होगी? दोनों के त्रिज्याओं का योग होगा, AC प्लस BC। क्लियर हो गया? यहाँ पर ध्यान रखना, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करता है तो कितने उभयनिष्ठ रेखा होती है? 3 उभयनिष्ठ रेखा। अब आगे बात करते हैं जब वो अंदर स्पर्श करती है। सेम सवाल है, लेकिन यहाँ बाहर था, यहाँ अंदर है। देखो यहाँ क्या है? अंदर है। तो जब अंदर है तब की स्थिति में कितने उभयनिष्ठ रेखा होगी इनकी? केवल और केवल एक। कौन सा? जो खिंचाया है PQ, वही रेखा स्पर्श होगी। अब बात करते हैं इनके बीच की दूरी। तो ये इसका सेंटर छोटे वाले का ये है B, और बड़े वाले का क्या है? A। सपोज मान लेते हैं ऐसा सेंटर है करके, तो AB के बीच का जो दूरी होगा वो AC में BC को घटा दोगे तो मिल जाएगा ना। मतलब बड़े त्रिज्या में छोटे त्रिज्या को घटा दोगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल। तो जो AB मतलब इनके बीच केंद्र बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो बड़े त्रिज्या में छोटे त्रिज्या के रेडियस को घटा देंगे, तो हम क्या हो जाएगा? आपका दोनों के केंद्र के बीच की दूरी निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे देखो, इसी में एक दूसरे को कहीं स्पर्श ही नहीं किए, एक दूसरे को कहां स्पर्श किए? बाहर। एक दूसरे को कहां स्पर्श किए? अंदर। अब मिलूंगा ही नहीं बोल रहा है, स्पर्श ही नहीं किया। तो स्पर्श ही नहीं किया तो कितने उभयनिष्ठ रेखा होगी? वो खिंचाया हुआ है। देखो, एक EH, GF, CD और AB, 4 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है। अब इनके सेंटर के जो बीच की दूरी होती है ये क्या होगा? आगे पढ़ेंगे अभी। बाकी और कोई खास नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है। देखो, इनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बिंदु। अब सीधी उभयनिष्ठ कौन है? ये वाला AB या CD। ये निकाला जाएगा आपका क्या? रूट में D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तिरछा वाला अनुप्रस्थ स्पर्श की लंबाई, अनुप्रस्थ स्पर्श मतलब कौन? ये वाला GF या फिर EH, इनकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? D। हाँ, यहाँ पर वही तो बोल रहा हूँ, कुछ तो चेंजेस आएगा, प्लस रहेगा बीच में। D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दोनों में क्या अंतर है? ये D का स्क्वायर, D मतलब क्या है? देखो लिखा होगा आप, उनके जब दो वृत्तों की त्रिज्या R1 तथा R2 एक दूसरे से D दूरी पर हो। दूरी मतलब ये बोल रहा है केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी, ये D है, यही। ठीक है। तो उनसे D दूरी पर होगा तो उनके सीधा जो उभयनिष्ठ रेखा है उनका जो आंसर होगा रूट में दूरी का वर्ग माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर वो तिरछा वाला निकालना होगा, ये वाला, ये वाला, तो क्या होगा? D1 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 2 थ्योरम, जिसमें से ध्यान रखना है, पूछता है सवाल। आगे बढ़ेंगे तो सवाल के सिलसिले चालू हो जाते हैं। तो इतना ही होता है। एक और होगा आपका कि सर जब दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर में प्रतिच्छेद करें। ठीक है। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? अंदर में कर रहे हैं। जैसे लाइक दैट ये कॉमन कॉर्ड वाला थ्योरम है। ऐसा थ्योरम है कॉमन कॉर्ड, मतलब उभयनिष्ठ जीवा वाला थ्योरम है। देखो, उसमें उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों के बीच,
ये देखो आ रहा है। तो ये बताऊंगा आप लोग को, यहाँ पर क्या लगता है, समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि इनका सेंटर पॉइंट मैं मान लेता हूं ये, इनका सेंटर पॉइंट मान लेता हूं ये। तो यहां से मैं रेखा खींचा ये, और यहां से मैं रेखा खींचा ये, ठीक है, और यहां से मैं रेखा खींचा ये। तो यहां पर देखो ये लंब अगर रेखा है तो ये 90 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वाला जो एंगल दिखेगा ना, वो समकोण त्रिभुज का काम करता है। इधर बड़ा दिख रहा है, इधर छोटा दिख रहा है, छोटा समकोण होगा, इधर बड़ा समकोण होगा। तो ये अच्छे से बताऊंगा तुम लोग को। इसका कॉमन कॉर्ड वाला जो होता है उसमें 3 थ्योरम हमने पढ़ा है, बाहर स्पर्श किया, अंदर स्पर्श किया और स्पर्श ही नहीं किया। लेकिन अंदर हमारा दोनों अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो कौन सा लगता है, समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने उभयनिष्ठ जीवा होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 2 तो होगा, ऊपर से गुजरेगा और एक नीचे से गुजरेगा, बाकी बीच से कोई उभयनिष्ठ रेखा नहीं होगी, काट देगा उसको। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2। चलिए अब सवाल शुरू करें, एक आध दो सवाल पढ़ लेते हैं। कहां पर पहुंचे बताएंगे आप लोग? 46 चक्री चतुर्भुज वाला बता दिया था। आइए 46 पे आइए। अब देखिए सवाल के थ्योरम जो हमने अभी पढ़े हैं जस्ट वहीं से शुरू हो रहा है। ये सवाल बोल रहा है कि चित्र BAC में प्लस VDC इनका आपको योग करके बताना है। अभी आपने पढ़ा क्या, BCA क्या है, चाप है। एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, समान होता है। दूसरा चीज, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के परिधि पर केंद्र पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो ये 60, तो ये भी कितना होगा, तो दोनों का जोड़ेंगे BAC और BDC को, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा वापस, तो कोण BAC बराबर कितना है, 60। कैसे आया 60? ये कोण BOC का क्या होगा जी, आधा, क्योंकि केंद्र वाला 2 गुना होता है तो परिधि वाला आधा होगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, 60 डिग्री। अब हमको मालूम है कोण BAC बराबर क्या है, कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा, 60। एक ही चाप खंड द्वारा, एक ही ओर, एक चाप द्वारा वृत्त के एक ही खंड पर बनाया गया कोण क्या होता है, समान होता है। तो ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा। तो यहां से हम दोनों का सम निकालेंगे, BAC प्लस में BDC, दोनों का योग क्या होगा, 60 प्लस 60 मतलब 60 का 2 गुणा 120 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 120। क्लियर हो रहा है? ज्यादा अच्छा है कि इसको लिखित रूप में ना करके आप थ्योरम को अच्छे से समझिए, यहीं से आंसर दे सकते हो। लिखोगे तो क्या होता है, टाइम लगता है। हमने देखा केंद्र पर बनाया गया कोण उसके परिधि पर बनाया गया कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो पहले ही 120 है तो ये आधा होगा। क्लियर है? आगे चले, बोलो आगे चले, आ जाओ। ये देखो अगला नंबर, चित्र में एक का मान ज्ञात करना है। कोण x कहां पर लिखा है, ये वाला, क्या लिखा है, कोण x ये वाला। अब ये बताइए, ध्यान समझना, थोड़ा जूम आउट कर दूं, बहुत आसान है ये। देखो यहां पर मैं एक बिंदु माना हूं O, ये O यही पर वाला है ना, ये इधर वाला नहीं है भैया, केंद्र बिंदु है O। तो ये केंद्र बिंदु O है तो OC OB और OA बराबर है कि नहीं, है बराबर। तो देखो OC और A में OA और OC बराबर होने के कारण ये तो समद्विबाहु त्रिभुज की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री, बोला था सबसे ज्यादा प्रयोग होगा कहां पर, समद्विबाहु त्रिभुज का वृत्त में, क्योंकि ऐसा बनता है, रेडियस समान होता है ना इसलिए। अच्छा यहाँ पर देखो OB और OA तो बराबर है, त्रिज्या है, तो AB और O जो त्रिभुज बन रहा है वो भी तो समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20। यहां तक क्लियर? मतलब कोण A कितना आ गया, 30 और 20 50 आ गया। कोण A कितना आ गया जी, 30 और 20 50।
तो कोण ए का जो कंप्लीट वैल्यू है वो कितना आ गया, 20 और 30 मिलाकर 50। ये हो गया 50 डिग्री। सवाल ने पूछा है एक्स का मान, केंद्र वाला। तो कोण बी ओ सी जो होगा ये क्या होगा, कोण ए का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। तो 50 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यही 100 जो है उसको हमने एक्स नाम दिया है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा जी, 100 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है थ्योरम बाबू बनहरन, आ रहा है समझ में, मन को हर लेने वाला। क्लियर हो गया जी। आइए आगे चलते हैं, उस पर बात करते हैं। ये कोण ए और कोण डी बराबर होगा कि नहीं, ये बताओ। कोण ए और कोण डी बराबर होगा, तो ये 120 है तो ये कितना होगा, और ये कितना होगा। लेकिन सवाल ने कहीं पर बोला क्या कुछ, कोण बी ए सी बराबर 60 होगा कि नहीं, ये बताओ। होगा। कोण बी ए सी और कोण बी डी सी बराबर होगा कि नहीं, दोनों बराबर हैं। क्लियर है। ओ बी बराबर ओ सी होगा कि नहीं, ये भी होगा। सवाल में क्या पूछा है, ए सी बराबर बी डी, ए सी और बी डी आपस में बराबर होगा क्या, ये नहीं होगा भैया। तो आपको आवश्यक रूप से सत्य नहीं है को पूछ रहा है, ये तो तीनों सत्य है, यही आंसर होगा। क्लियर हो गया। इनकी लंबाई बराबर नहीं होती, कोण के बारे में बराबर होता है ये जानते हैं, कोण ए कोण डी बराबर होगा। और ये बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये त्रिज्या है। ओसी और ओबी क्या है जी, त्रिज्या, इस वजह से बराबर हो रहा है। ठीक है, आ जाइए अगला नंबर बताओ। अगर ए ओ बी का मान 80 डिग्री है तो ए सी बी का मान ज्ञात करो, ये वाला मान कितना हो जाएगा जी, आंसर उड़ाओ। थ्योरम पढ़े हो तो ऐसा लग रहा है कि तुरंत तुरंत, नहीं पढ़े रहते तो घूमते जाओ, ये जाओ। अभी देखो समझो अब इसको, यहाँ पर ए ओ बी इक्वल टू 110 है, ए ओ सी इक्वल टू 130 लिख दिया गया है। तो सवाल पूछ रहा है बी ए सी, ये वाला पूरा टोटल एंगल पूछ रहा है, ए का मान आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर एक सर्कल देखो कितना डिग्री का बनेगा, अंदर केंद्र में 360, यहाँ पर दोनों मिलाकर कितना है, तो कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा, 360 में 240 कम हो जाएगा, ये दोनों मिलाओगे 240 होगा ना। तो आपका कितना बन गया यहाँ पर 120, तो ये 120 है, तो ये टोटल कोण ए कितना होगा, 60 है क्या, ऑप्शन में देखो। जब केंद्रक आ गया तो उसका आधा होता है त्रिज्या परिधि वाला कोण। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है चीजें। हाँ, इसको अगर थ्योरम पढ़े रहोगे ना तुरंत तुरंत बनता है, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही लटके रहो। आगे चले, आइए आगे अगला नंबर। हमने देखा है कि एक जीवा द्वारा एक ही सेगमेंट पर बनाया गया एंगल क्या होता है, बराबर। मतलब कोण ए और कोण सी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर केंद्र नहीं है भैया, केंद्र है क्या, नहीं है। ध्यान रखना है कि भाई बराबर तो होगा लेकिन केंद्र नहीं है, तो इसका आधा मत कर देना, 81 का आधा, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पर 9 डिग्री बता रहा है और ये टोटल 81 बता रहा है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। त्रिभुज ए बी डी को देखो, त्रिभुज ए बी डी कैसा है, कोण ए प्लस कोण बी और कोण डी, यही होगा। लेकिन पूरा नाम लिखोगे ना ऐसे ही तो गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए इनको भुजाओं को लेकर नाम लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, बी ए सी, सॉरी बी ए डी जी, बी ए डी प्लस कोण का ए बी सी ए बी डी प्लस कोण का ए डी बी इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा कि नहीं, बोलो 180 होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा। अब ये दोनों को बता, सॉरी ये दोनों को बता दिया गया है 81 है और 9 है भैया। कोण कोण बी ए डी जो होगा वो 180 में 90 कम हो जाएगा, 9 है खाली है, तो 81 और 9 जोड़कर नहीं होगा 90, तो यहाँ पर कितना आया 90 डिग्री। कोण बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा 90, तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा जी 90 डिग्री होगा, क्योंकि केंद्र जीवा द्वारा, एक ही जीवा द्वारा सेम खंड पर, एक ही खंड पर बनाया गया कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये 90 है तो ये भी 90। सवाल क्या पूछ रहा है ये देख लो, बी डी सी का, बी डी सी का, अभी ये 90 निकला है, ये कितना निकला है 90। अब ये देखो यहां से बी डी सी पूछ रहे हैं ना, यहां पर निकालना पड़ेगा आपको, फिर 9 के साथ जोड़कर देना पड़ेगा। तो देखो
BAD का मान निकला है ना हमारा, BAD का मान कितना आया 90, तो BCD का भी मान कितना हो जाएगा 90, BCD का भी मान कितना हो जाएगा जी, तो कोण C का मान 90 हो गया, BDC निकालना है, ये उल्टा लिखा हुआ है BCD है, क्या है वो BCD को पूछ रहा है भाई, BAD के बराबर में ही तो BCD है, BCD तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो किसके बराबर है कोण BAD के बराबर, दोनों कोण आपस में क्या है जी बराबर है, BAD बराबर BCD कितना डिग्री हो जाएगा 90, यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, ये DC आगे पीछे होगा, ठीक है, नहीं तो उसके अनुसार से ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, ये तो 90 से छोटा ही बनेगा, वो 50 क्या समथिंग दिखेगा वो, लेकिन ऑप्शन में दे नहीं रहा है 50 से भी कम, क्योंकि ये 9 है ना इधर, तो ये कितना ही बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो आपका आंसर BCD के अनुसार पूछ रहे हो, ठीक, आगे चलो, दी गई आकृति में ABC 81 है, ABC कितना है, यहाँ 75 का है लिख रहा, पिछला सवाल ही रिपीट हो गया क्या, और तो पिछला सवाल ही रिपीट कर दिया है वो, देखो ना यही तो लिखा है, देखो क्या लिखा है आपके नोटबुक में बताओ, ये जो लिखा है आप लोग को में, तो रिपीट लिख लो फिर, रिपीट मोड में चल आइए, किसका डाटा चेंज है, तो डाटा इसका चेंज होने से प्रश्न का चेंज होना जरूरी था ना, प्रश्न नहीं चेंज हुआ है तो आपको तो 81 लेना पड़ेगा, इसको 9 लेना पड़ेगा, अच्छा अगर आपका प्रश्न के हिसाब से डायग्राम के हिसाब से जाएंगे तो हम इसको बदल देते हैं जी, ये वाला वैल्यू को क्या बोल देते हैं हम 76, और ये वाला वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं 25, सवाल में BDC पूछा है, BDC, और देखो ये सुधर गया यहाँ पर, BDC ये वाला एंगल को पूछ रहा है वो, तो ये बताओ ये 75 है, ये 25 है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, 180 से घटाकर निकालोगे तो कितना जाएगा 80, 75 और 25 100, और 180 से घटाओगे तो 80, ये 80 तो ये भी क्या हो जाएगा 80, तो आंसर में उसी को पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, क्लियर, डायग्राम को देख के बनाएंगे तो ठीक है, डाटा बदल लेना आप लोग नोटबुक में, क्लियर है सभी को, ठीक है आगे चले, आ जाओ, कुछ इस तरह के सवाल भी मिलेंगे आपको, दी गई आकृति में PQ और OQ क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या है, APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है, पहले ही पता चल गया, ठीक है, यदि PAQ बराबर 38 है तो PQO का मान ज्ञात करो, PQO ये वाला एंगल निकालना है आपको, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी तो होगा, अगर ये 38 है तो ये उसका दोगुना होगा, PQ एक चाप है, उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, उसी के द्वारा त्रिज्या पर बनाया गया कोण का दोगुना होता है, तो 38 का दोगुना कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 और 3 दूनी 76 हो जाएगा टोटल, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अब ये POQ जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज का काम करेगा, किसका काम करेगा, आइसोस्केल ट्राइंगल का काम करेगा, आइसोस्केल ट्राइंगल का काम करेगा, तो त्रिभुज क्या लिखेंगे POQ क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है जी समबाहु त्रिभुज है, इस वजह से जो हमारा आंसर आया ये पहले निकाल लो, कोण का POQ कैसे निकला है 2 गुना कोण A का, तो 2 मल्टीप्लाई 38 क्या हो जाएगा आपका 76, सेम चाप द्वारा या सेम जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का क्या होता है 2 गुना होता है, ठीक है, तो POQ समबाहु त्रिभुज हो गया, POQ क्या हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज होने के कारण जो कोण P होगा मतलब कोण OPQ होगा और कोण OQP होगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा, इसीलिए कोण OQP का जो मान होगा 180 में 76 को घटा के किससे डिवाइड कर दूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों 2x और ये 76, 2x प्लस 76 बराबर 180, तो x का मान निकालने के लिए 180 में 76 घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा जी देखो तो 104 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा
52 डिग्री की वैल्यू आ जाएगा। 52 डिग्री है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से डाटा को हल किया जाएगा जी। इसमें चींटी कहाँ से आ रहा है? इसको भी मीठा खिला रहा है लग रहा है। आइए अगला नंबर 54, ये बना लेंगे आप लोग। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है कि दी गई आकृति में बी ए सी प्लस कोण बी ओ बी सी की माप किसके बराबर है? बी ए सी ये वाला और ओ बी सी ये वाला। बताएंगे? हाँ बताइए ना आप लोग। कौन बताएगा? अपने बताओ। यहाँ पर एक चीज बोलना चाहिए था, ओबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ओबीसी एक क्या बोलना चाहिए था? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये और ये का जोड़ जो होगा वो क्या होगा? 90। एक बार चेक कर लेना आंसर 90 ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मतलब वो एक शब्द ऐड कर लो यहाँ पर, त्रिभुज बीओसी एक समबाहु त्रिभुज है। कोण बीओसी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। या फिर ऐसा नहीं देगा ना तो यहाँ पर ऐसे खींच लेना, डबल बिंदु डबल बिंदु डबल बिंदु, मतलब समझ में आ जाएगा कि तीनों बराबर है। इससे भी ना देकर वहां लिखेगा नहीं तो यहाँ पर इंडिकेट करता हो। ठीक है। ऐसे खिंचाया थोड़ी, देख लो आप लोग को मैं, दो दो बिंदु मतलब दो दो रेखा छोटी छोटी, इसका मतलब है ये इक्वल है। ठीक है रुपेश? या फिर ऐसे इक्वल इक्वल वाला सिंबल बना लो, या फिर यहाँ एक लिख लो त्रिभुज बीओसी जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, तो भी निकल जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ। दिए गए चित्र में यदि पीओ बराबर पी आर, चित्र में पीओ बराबर कहाँ है भाई? बिंदु दिया है कहीं पर, बनाना पड़ेगा। ठीक, पी आर ओ ओ कटान बिंदु होगा। ठीक, तो क्या है? कटान बिंदु है। पीओ बराबर पी आर, पीओ बराबर क्या है? पी आर। पीओ नहीं होगा जी, क्यूओ होगा वो, ये नाम ही गलत लिखा है थिंक, ऐसा मुझे लग रहा। देख लेते हैं, ये क्यू हो सकता है, तो क्यू पी क्यू कहाँ है? पी क्यू, ये पी क्यू बराबर पी आर, ये तो लिखा है ना, डंडी लकीर खींचा है मतलब बराबर है। ठीक है, ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा जी? 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ये क्यू है, पी क्यू बराबर पी आर, तो ये 70 डिग्री है ये वाला, ये पूरा आर, तो ये पूरा ये क्यू जो दिखेगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा? 70। समद्विबाहु थ्योरम, समद्विबाहु त्रिभुज का थ्योरम। ठीक है, ये 70 ये 70, तो ये कितना हो जाएगा जी? 7 7 14 40 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 7 7 14 हो गया, तो ये 40 और हो जाएगा। ठीक है, ये 40, तो ये भी कितना होगा जी? 40 ही होगा। सवाल ने क्या पूछा है देखो, क्यू, देखो ये बोला ना, मैं बोला क्यू ए आर, क्यू ए आर का मान, क्यू ए आर का मान कितना आ रहा है? तो ये ओ नहीं है, क्यू है, ये दोनों जगह। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड वाली बात थी, क्योंकि डाटा तो दिया नहीं था और कुछ। ठीक है, आ जाइए आगे अगला नंबर सवाल, और ये आज का अंतिम सवाल है, फिर आगे कल का सेशन में देखेंगे। दिए गए त्रिभुज में ओ एक वृत्त का केंद्र है, एओसी 120 डिग्री है। एओसी क्या है? 120 डिग्री है, तो बीडीसी का मान ज्ञात करो। क्या है भैया? बीडीसी, बीडीसी ये वाला एंगल पूछ रहा है। चलो कैसे निकालोगे? इधर 60 हो जाएगा, ठीक है भाई, और फिर ये 90 हो जाएगा बोल दे, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30। क्या पूछा है वो? बीडीसी, बीडीसी बन गया, और क्या थोड़ी रखा है।
सीधा सीधा खिंचाया है ना। ओ वृत्त का केंद्र है और AOC 120 डिग्री है, ठीक है। तो BDC का मान ज्ञात करो, आ गया 30 डिग्री, ठीक है जी। चलिए तो कल के सेशन पर मिलते हैं। आज के सेशन में यहीं तक, कल के सेशन में मुलाकात करते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं कल के सेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा बचे खुचे सवाल सर्कल के, है ना भाई। चलिए, तो हमने थ्योरम देखे थे, आइए एक बार थोड़ा सा 2 मिनट ना रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरम को शुरू करेंगे तो मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। हमने यहां से देखे थे थ्योरम। वृत्त किसे कहते हैं? जो एक केंद्र बिंदु से या एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। जीवा किसे कहते हैं? परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा। जो केंद्र से होकर जाती है उस जीवा को हम क्या नाम देते हैं? व्यास, डायमीटर। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं, वही व्यास है जो कि हमने बात कर लिया है। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? किसी निश्चित लंबाई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ही क्या कहलाता है? पूरा एरिया त्रिज्या खंड कहलाता है। ये मान लो PQ क्या है? एक चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर जो हिस्सा घेर रहा है ना, वही कहलाएगा त्रिज्या खंड। चाप और त्रिज्याओं से घिरी क्षेत्र वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है, ठीक है। आइए, खंड किसे कहते हैं? जीवा द्वारा या चाप द्वारा, दोनों द्वारा दो खंड बनते हैं। चाप द्वारा भी बनता है खंड और जीवा द्वारा भी बनता है। तो मान लो जीवा द्वारा, तो किसी जीवा द्वारा वृत्त को दो हिस्से में काटता है, उसको हम खंड कहते हैं। एक बड़ा खंड होता है और एक, लेकिन जब व्यास रहेगा तो दोनों बराबर खंड हो जाएंगे। व्यास रहेगा दोनों बराबर। आगे बात करते हैं छेदक रेखा। तो वृत्त के किसी दो बिंदु पर रेखाएं क्या करें? उसको क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें, तो उसको हम छेदक रेखा कहेंगे। उस रेखा को स्पर्श रेखा किसे कहेंगे? वृत्त के किसी एक बिंदु पर क्या करे? वो रेखा स्पर्श करती है तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा जो होती है वहां पर स्पर्श बिंदु बनता है। स्पर्श बिंदु से केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वो लंबवत रेखा कहलाती है, 90 डिग्री बनती है, ठीक है। यहाँ पर चाप के बारे में बात हुआ था। आर्क किसके बारे में बात हुआ था? आर्क। आर्क क्या है? परिधि पर काटा गया क्या है? एक लंबाई है। एकांक लंबाई की जो हम डाटा ज्ञात करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं आगे, केंद्रीय कोण। तो किसी भी जीवा द्वारा या किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण। जैसे यहाँ पर AB एक चाप है, AB चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया ये कोण है, तो यही क्या कहलाएगा? कोण थीटा जो लिख दिया हूं वो केंद्रीय कोण कहलाएगा। क्लियर हो गया जी चीजें? आगे बात करते हैं समकेंद्री वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होता है? दो वृत्त ऐसे होते हैं जिनके केंद्र क्या होता है? समान, और त्रिज्याएं क्या होगी? अलग अलग होंगी, तो इसको हम समकेंद्री वृत्त कहते हैं। आइए बात करते हैं अगला, वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम। तो वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम में सबसे मोस्ट और सबसे पहला थ्योरम आता है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भाग में डिवाइड करता है। जीवा को कितने भाग में डिवाइड करता है? दो भागों में डिवाइड। केंद्र से डाला गया लंब होना चाहिए, केंद्र से डाला, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भाग में क्या करता है? डिवाइड करता है। समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाता है। कल भी उदाहरण बताया था इधर से। अगर जीवा की लंबाई समान है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी क्या होगा? समान होगा, ठीक है रुपेश भाई। इसका उपरोक्त का विलोम भी होता है। अगर कोण समान है तो जीवा की लंबाई भी समान होगा। मान लो ये वाला कोण थीटा और ये वाला थीटा, अगर मान लो 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, तो AB बराबर PQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट। आगे बात करते हैं, समान लंबाई की जीवा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। अगर AB और PQ समान लंबाई की जीवा है तो उनका केंद्र से जो डिस्टेंस बनेगा वो भी क्या होगा? समान होगा। प्रतिच्छेदी जीवा प्रमेय, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब वृत्त के अंदर में दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, वृत्त के अंदर, कहां पर? यहां पर बाहर वाला भी थ्योरम है। वृत्त के अंदर अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो AM × MB = QM ×
MP होता है। क्लियर हो गया। अगर ये बाहर प्रतिच्छेद करे, कल बताया था कि आपका अंदर मल्टीप्लाई टोटल, अंदर वाला वैल्यू AB मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू AO, अंदर वाला वैल्यू क्या है PQ मल्टीप्लाई बाहर वाला वैल्यू PO। क्लियर हो गया। तो इस तरह से थ्योरम को ध्यान रखिएगा जी। आगे आते हैं समान वृत्तखंड प्रमेय, सेम सेगमेंट थ्योरम। सेम सेगमेंट थ्योरम मतलब क्या होता है, एक ही खंड पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण समान होता है। एक ही खंड पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, समान होता है। लाइक दैट PQ एक क्या था हमारा, व्यास, सबसे बड़ी जीवा है जिसको हम व्यास कहेंगे क्योंकि केंद्र बिंदु दे दिया है यहाँ। सबसे केंद्र बिंदु से होकर जाने वाले जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास। तो इसके द्वारा अगर किसी भी खंड में कोई कोण बनाता है तो वो 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इनके द्वारा जो एक ही खंड पर कोण बना रहा है CDE सब बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया जी। यहाँ नीचे लिखा है अर्धवृत्त कोण प्रमेय। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। आगे बात किए थे तो केंद्रीय कोण प्रमेय, सेंट्रल एंगल थ्योरम जो होता है वो हमारा क्या होता है, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है। आगे बात करेंगे स्पर्श रेखाओं से संबंधित, तो ये तो पढ़ लिए आपने। यहाँ पर स्पर्श रेखाओं से संबंधित में अगर कोई एक बिंदु पॉइंट है, वहां से AB एक स्पर्श रेखा, AC एक स्पर्श रेखा है, तो इस पॉइंट से AB और AC जो है वो क्या होगा, बराबर दिखेगा। यहाँ पर देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर एक बिंदु बाहर है T, उसका स्पर्श बिंदु है R, और इस T रेखा का, T से लेकर P रेखा जो खींचे हैं वो प्रतिच्छेदी रेखा है। वृत्त को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। एक रेखा इसका क्या किया, स्पर्श, और दूसरा इसका क्या किया, प्रतिच्छेद। तो इस स्थिति में PT का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, बाहर मल्टीप्लाई टोटल, बाहर मल्टीप्लाई टोटल। ठीक है। ये सब थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये भी थ्योरम बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला रेखा क्या रेखा है, जीवा। ये क्या है, जीवा, जिसको बोलते हैं वैकल्पिक खंड थ्योरम। और ये क्या है, इसका स्पर्श रेखा, PTA क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा का जो बिंदु होगा वहां से जीवा पर कोण बनाएंगे, जीवा पर क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। तो ये अल्फा, तो ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा, या फिर थीटा है तो ये थीटा होगा। और बीच वाला जो है वो बीटा कहला रहा है, मतलब कोई दूसरा एंगल होगा वो। और लेकिन ये बताओ PT जो रेखा है वो 180 बनाएगा पूरा, B का मान निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे हम लोग। थ्योरम रखे हैं, आगे मिलेगा। वृत्तों के युग्म से तो हमारे पास अगर अंदर एक दूसरे से बाहर स्पर्श करेंगे तो कितने कॉमन कॉर्ड होते हैं, सॉरी कॉमन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट लाइन बोलते हैं ना इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। 3 टेंजेंट लाइन होता है, और A से लेकर B तक की जो दूरी होगी वो दोनों त्रिज्याओं का योग होता है। यहाँ पर अगर अंदर स्पर्श करे एक दूसरे को तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन कितना होता है, 1, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, टोटल AC। बड़े त्रिज्या में छोटे त्रिज्या को घटाएंगे तो टोटल इनके केंद्र के बीच की दूरी आता है। और तीसरा चीज, अगर वो स्पर्श ही ना करे, तो वो स्पर्श ही ना करे तब की स्थिति में आपके पास ये वाला डिस्टेंस और सीधा डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस होता है। तो तिरछा के लिए क्या होता है, D1 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। और सीधा सीधा के लिए क्या होता है, देखो ना यहाँ तो लिखा है D1 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सीधी उभयनिष्ठ रेखा के लिए तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और अनुप्रस्थ मतलब वो तिरछा वाला जो आ रहा था उनके लिए R2 D का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है।